नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अ, अनोखे और विचारोत्तेजक विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। क्या हम अपने भविष्य के जीवन में झांक सकते हैं? ये जो एक प्रक्रिया है जिसे प्रोग्रेशन थेरेपी कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प विचार है। हमारे सामने स्रोत के तौर पर डॉक्टर ब्रायन एल वीस की किताब है सेम सोल मैनी बॉडीज। इसकी प्रस्तावना और लेखक के नोट के कुछ अंश हम देखेंगे। डॉक्टर वीस वो जाने माने मनोचिकित्सक हैं। शायद कई लोग उन्हें उनकी पिछली किताब से जानते होंगे। हाँ, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बहुत मशहूर हुई थी वो किताब, पूर्व जन्मों की स्मृतियों पर। बिल्कुल। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि ये भविष्य में देखने का विचार ये आया कहाँ से? इसके मायने क्या हो सकते हैं? डॉक्टर वीज़ की खुद की यात्रा कैसी रही इस दिशा में? और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सही, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है करीब 24 साल पहले। डॉक्टर वीज़ उस समय जैसा आपने कहा पारंपरिक सोच वाले मनोचिकित्सक थे। बिल्कुल, एकदम वैज्ञानिक नज़रिया। हाँ, और वो अपनी एक मरीज कैथरीन उनका इलाज कर रहे थे। सम्मोहन के दौरान कैथरीन ने अचानक अपने पूर्व जन्मों को याद करना शुरू कर दिया। और ये कोई ऐसी-वैसी यादें नहीं थीं, कुछ तो मतलब ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी तक की थीं। ये डॉक्टर वीस के लिए एक बड़ा शॉक था। हाँ, शौक ही होगा। वो ऐसी ऐतिहासिक व्यक्तिगत बातें बता रही थीं जो उनके लिए जानना असंभव था। सही, और जिनकी बाद में पुष्टि भी हुई। ये उनके वैज्ञानिक नज़रिए के लिए एक सीधी चुनौती थी। यहीं से उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, है ना? बिल्कुल, यहीं से। कैथरीन ने सिर्फ पूर्व जन्म ही नहीं देखे, बल्कि सम्मोहन की अवस्था में मास्टर्स से मिले गहरे आध्यात्मिक सबक भी साझा किए। हाँ, मास्टर्स यानी वो अशरीरी अत्यंत ज्ञानी आत्माएं। डॉक्टर वीस लिखते हैं कि इन सबकों में न केवल उनकी सोच बदली, बल्कि तब से उनके जीवन और काम को दिशा दी है। हाँ, और मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स तो इसी अनुभव पर आधारित थी। लेकिन अब जैसा कि आपने शुरू में कहा, डॉक्टर वीस एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी दिशा में जहां वो खुद कहते हैं कि पहले शायद ही कभी गए हों भविष्य की ओर। हाँ, उन्होंने प्रस्तावना में साफ लिखा भी है, हाल ही में मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले शायद ही कभी गया हूँ, भविष्य। लेकिन ये इतना आसान नहीं था उनके लिए। शुरुआत में वो भविष्य में झांकने के विचार को लेकर बहुत हिचकिचा रहे थे। हाँ, उन्होंने बताया भी है, एक बार कोशिश की थी कैथरीन को भविष्य में ले जाने की। पर क्या हुआ? उसने अपने भविष्य के बजाय डॉक्टर वीस की मृत्यु का दृश्य देख लिया। ओह, ये तो काफी विचलित करने वाला रहा होगा उनके लिए। जाहिर है। और सिर्फ ये नहीं, बाद में मास्टर्स ने भी संकेत दिया कि इसकी अनुमति नहीं है। हम्म, हाँ, इसकी ठोस वजह थीं, जिन पर डॉक्टर वीस ने काफी सोचा। पहला सवाल तो यही था, भविष्य तो अभी हुआ ही नहीं है, वो तो बदल रहा है लगातार। सही। तो फिर जो दिखेगा वो कितना सच होगा, कैसे जांचेंगे उसे? हाँ। क्या वो सिर्फ मरीज की कल्पना होगी या उसका कोई डर? और फिर वो व्यवहारिक खतरे भी थे, जैसे सोचिए कोई समूहन में भविष्य में कोई बड़ी तबाही देख ले। हाँ, या युद्ध देख ले, तो हो सकता है वो डर के मारे बच्चे ही पैदा न करने का फैसला कर ले। या फिर अपनी ही मृत्यु का दृश्य देख ले, हम्म, तो उसका बाकी जीवन तो डर और चिंता में ही बीत सकता है। बिल्कुल, इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, मतलब स्वसाकार भविष्यवाणी का खतरा। कि आप कुछ बुरा देखकर अनजाने में वैसा ही करने लगे। हाँ, या फिर सिर्फ एक संभावित भविष्य के डर से अपने आज को ही सीमित कर दे। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो, ये बहुत जोखिम भरा हो सकता था। इसीलिए डॉक्टर वीस ने सालों तक इस दिशा में आगे बढ़ने से परहेज किया। हाँ, उनका ध्यान मरीजों को उनके अतीत की गुत्थियां सुलझाने में मदद करने पर ही रहा। ताकि वो वर्तमान में बेहतर जी सकें। भविष्य की खोज को उन्होंने जानबूझकर टाला। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। हाँ, कैसे? पिछले करीब 2 दशकों में कुछ मरीज थेरेपी के दौरान अपने आप ही भविष्य के अनुभवों में जाने लगे। अपने आप? मतलब डॉक्टर वीस की कोशिश के बिना? हाँ, अनपेक्षित रूप से, खासकर सेशन के अंत में ऐसा होने लगा। अच्छा, तो फिर डॉक्टर वीस ने क्या किया? यही डॉक्टर वीस को एक नया रास्ता दिखा। अगर उन्हें लगता कि मरीज मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत है और वो ये समझ सकता है कि भविष्य में देखा गया दृश्य महज एक संभावना है या प्रतीक है या कल्पना भी हो सकता है, तो वो उसे रोकते नहीं थे। नहीं, बल्कि सावधानी से आगे बढ़ने देते थे। उनका नजरिया बदला। उन्होंने महसूस किया कि इसका एक चिकित्सीय महत्व हो सकता है। हाँ,
जैसा उन्होंने लिखा, ये विकास और अनुभव के बारे में है जो आपको अभी उचित और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर रहा है। ही रह गया, बिल्कुल। बल्कि वर्तमान में सही चुनाव करने के लिए मार्गदर्शन देना बन गया। और उन्होंने पाया कि ये काम कर रहा था। हाँ, मरीज जो भविष्य की संभावित झलकियां देखते थे, वे अपने वर्तमान जीवन में ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने लगे। जैसे उन्हें अंदाजा लग जाता था कि कौन सा रास्ता बेहतर होगा। कुछ वैसा ही। और कभी-कभी हैरान करने वाली बात ये थी कि उनका देखा भविष्य सच भी साबित होता था। सच में? ये तो प्रीकॉग्निशन यानी पूर्वाभास वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल, वो उसी कॉन्सेप्ट के करीब लाता है। डॉक्टर वीस ने किताब में एक महिला मरीज का उदाहरण दिया है ना, जैसे भविष्य के सपने आते थे। हाँ, वो कहानी काफी नाटकीय है। उस महिला ने एक सपना देखा जिसमें उसके बेटे का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। सपना इतना असली था कि वो बुरी तरह घबरा गई। हाँ, लेकिन एक अजीब बात थी। सपने में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, जबकि उनका बेटा तो जवान था। हाँ, सिर्फ 25 साल का, काले बालों वाला। इस डिटेल ने उसे थोड़ा कंफ्यूज किया। तो वो डॉक्टर वीस के पास गई सलाह के लिए। और डॉक्टर वीज ने उसे समझाया कि हाँ, पूर्वाभास वाले सपने सच हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो। उन्होंने ग्रेस या दैवी हस्तक्षेप की संभावना की बात की कि किसी उच्च शक्ति के जरिए घटनाओं का रुख बदला जा सकता है। हाँ, उन्होंने उस महिला को सलाह दी कि वो प्रार्थना करे, ध्यान करे, अपने बेटे के लिए सकारात्मक ऊर्जा भेजे। मूल विचार ये था कि शायद इरादे से नकारात्मक भविष्य को टाला या कम किया जा सकता है। उस महिला ने ऐसा ही किया, पूरी शिद्दत से प्रार्थना की। और फिर कुछ समय बाद उसके बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ, ठीक वैसा ही जैसा सपने में देखा था। ओह, लेकिन वो घातक नहीं था। बेटे को सिर में चोटें आईं, अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ, जान बच गई। शुक्र है। पर वो सफेद बालों वाली बात, हाँ, यही कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। जब डॉक्टर ने उसके सिर पर बंदी पट्टियां हटाईं, तो चोट और सदमे के कारण उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। क्या सच में? सपने का वो अजीब डिटेल आखिर में सच निकला? हाँ, अद्भुत और कुछ हद तक डरावना भी, जैसा आपने कहा। ये दिखाता है कि पूर्वाभास कितना जटिल और शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल। और भविष्य की झलकियां हमेशा सीधी या स्पष्ट नहीं होती। और शायद, जैसा डॉक्टर वीस ने सुझाया, प्रार्थना या ग्रेस उनके प्रभाव को बदल भी सकते हैं। हाँ, शायद। और इसी वजह से डॉक्टर वीस बहुत सतर्क रहते थे। वो ज्यादातर मरीजों को उनके अपने वर्तमान जीवन काल के भविष्य में ही ले जाते थे। और वो भी केवल तभी जब उन्हें पूरा यकीन होता था कि मरीज इसे संभालने के लिए तैयार है। दूर के भविष्य या अगले जन्मों में जाने से बचते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो क्रूज शिप वाला वाक्य। हाँ, पिछले वसंत में डॉक्टर वाइस एक क्रूज शिप पर लेक्चर दे रहे थे। वहां एक वर्कशॉप के दौरान एक श्रोता, वॉल्टर नाम का व्यक्ति, सॉफ्टवेयर बिजनेस में जीनियस और काफी धनी व्यक्ति था, है ना? हाँ, वो सम्मोहन के दौरान अचानक ही भविष्य में चला गया। और कितना आगे? सीधा 1000 साल आगे। ये पूरी तरह से अनपेक्षित था। ओह, न डॉक्टर वीस ने कहा न उसने चाहा। नहीं, उसने बताया कि उसने घने घूमते हुए बादलों को पार किया और फिर एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गया। कैसी थी वो दुनिया? क्या देखा उसने? उसने बताया कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे कुछ इलाके सीमा से बाहर थे। ऑफ लिमिट्स। वजह? रेडिएशन या महामारी? शायद। वॉल्टर को ठीक से पता नहीं चला, लेकिन बाकी दुनिया अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थे। हरियाली, शांति। और लोग कैसे थे? लोग बहुत कम थे। वॉल्टर ने अंदाजा लगाया कि शायद कोई बड़ी परमाणु तबाही हुई होगी, या प्लेग, या शायद प्रजनन दर ही कम हो गई हो। हाँ, ये भी हो सकता है। वो किसी ग्रामीण इलाके में था, तो शहरों के बारे में ज्यादा नहीं पता चला। लेकिन जो भी विनाश हुआ था वो बहुत पहले हो चुका था। हाँ, वो बीत चुका था। और जो लोग वहां थे, यही सबसे खास बात थी। कैसे थे वो लोग? वे बेहद संतुष्ट, शांत, खुश, यहां तक कि आनंदित, ब्लिसफुल अवस्था में थे। आनंदित? वॉल्टर ने ऐसा कहा? हाँ, उसके पास उस गहरी शांति और खुशी का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। माहौल एकदम रमणीय था। तारीख पक्की नहीं थी, पर 1000 साल से ज्यादा आगे। हाँ, निश्चित रूप से 1000 साल या उससे भी ज्यादा आगे। इस अनुभव का वॉल्टर पर क्या असर हुआ भावनात्मक रूप से? उसे बहुत मदद मिली। उसे एक गहरी समझ मिली कि दुनिया की समस्याओं का बोझ अकेले उस पर नहीं है। कोई एक व्यक्ति अकेले दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन दुनिया को बेहतर बनाने का इरादा रखना और अपने स्तर पर करुणा और दान के काम करना, ये मायने रखता है। हाँ, उसे एक तरह की शांति मिली। लेकिन डॉक्टर वीस ने नोट किया कि वो थोड़ा उदास भी था बाद में।
हाँ, शायद उस रमणीय भविष्य से इस उथल-पुथल भरी दुनिया में वापस आने का दुख था। या शायद, जैसा डॉक्टर वीस ने महसूस किया, वो उस आने वाली तबाही की अनिवार्यता को महसूस कर रहा था, जिससे गुजरकर ही वो शांत भविष्य संभव हुआ था। एक एहसास जो शायद हम में से कई लोग किसी न किसी स्तर पर महसूस करते हैं। शायद। और यही कहानी का सिरा जुड़ता है ना? वॉल्टर का ये अनुभव डॉक्टर वीज के लिए एक निर्णायक मोड़ बना। हाँ, बिल्कुल। उन्हें अचानक स्पष्ट रूप से समझ आया कि अतीत, वर्तमान और भविष्य ये अलग-अलग नहीं है, बल्कि किसी तरह से एक ही है। हाँ, भविष्य में जो होने वाला है या हो सकता है, वो हमारे वर्तमान को ठीक उसी तरह प्रभावित कर सकता है जैसे हमारा अतीत करता है। ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब हम भविष्य से फीडबैक ले सकते हैं। एक तरह से हाँ, हम भविष्य की संभावित झलकियां देखकर, उनसे सीखकर अपने आज के निर्णय बदल सकते हैं, ताकि हमारा भविष्य ज्यादा सकारात्मक दिशा में जाए। भविष्य एक मार्गदर्शक बन सकता है। डॉक्टर वीज ने इसे कर्म के प्राचीन सिद्धांत से जोड़ा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर हम भविष्य की किसी नकारात्मक संभावना को देखते हैं, हाँ, तो हम आज अपने कर्म बदलकर उसे बदल सकते हैं। हाँ, बेहतर बीज बोकर बेहतर कर्म करने से भविष्य में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो मूल विचार ये उभर कर आता है कि जैसे हमारे अनगिनत पिछले जन्म थे, जिनकी यादें हमें प्रभावित करती हैं, वैसे ही हमारे अनगिनत भविष्य के जन्मजा अनुभव भी हो सकते हैं। और उनकी झलकियां हमें आज बेहतर जीने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। यह अतीत और भविष्य दोनों के ज्ञान का उपयोग करके वर्तमान को संवारने और भविष्य को आकार देने की एक शक्तिशाली संभावना खोलता है। और यही डॉक्टर वीज की किताब सेम सोल मेनी बॉडीज का केंद्रीय विषय है। हाँ, कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं, लचीला है, और हम सब किसी न किसी रूप में उसमें मौजूद रहेंगे। किताब ये बताती है कि जीवन के सबक जैसे करुणा, सहानुभूति, अहिंसा, धैर्य, आध्यात्मिकता, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर वीस अपने मरीजों के वास्तविक अनुभवों के माध्यम से इन्हें समझाते हैं। बेशक पहचान बदलकर हाँ, उन्होंने किताब में कुछ ध्यान और अभ्यास भी दिए हैं ना? इन गुणों को विकसित करने के लिए। हाँ, दिए हैं। हालांकि हम आज उन अभ्यासों की गहराइयों में नहीं जा रहे हैं। हमारा ध्यान मुख्य रूप से इस विचार के दर्शन पर है। एक जरूरी बात जो लेखक ने नोट में साफ की है, किताब में बताए गए सभी मरीजों के नाम और पहचान से जुड़ी जानकारी बदल दी गई है। हाँ, गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। और एक और दिलचस्प बात उन्होंने नोट की है, वो कालानुक्रमिक असंगतियों वाली बात। एनाक्रोनिज्म्स। हाँ, कि मरीजों द्वारा बताए गए अतीत या भविष्य के संवादों में कभी-कभी आज के जमाने का कोई शब्द या विचार आ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यादें, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो या भविष्य की, व्यक्ति के वर्तमान दिमाग से होकर ही बाहर आती हैं। उसकी आज की भाषा, आज की समझ। तो अनजाने में ही आज के तत्व शामिल हो जाते हैं। हाँ, ये यादों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि ये दिखाता है कि चेतना कैसे काम करती है। तो कुल मिलाके आज की हमारी इस चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि डॉक्टर वीस के काम से ये विचार सामने आता है कि भविष्य शायद उतना तयशुदा नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो एक गतिशील संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भविष्य की इन संभावित झलकियों से सीख सकते हैं। हाँ, यह केवल भाग्य जानने के बारे में नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में बेहतर, ज्यादा जागरूक निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन पाने के बारे में है। और इसका असर सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अगर हम करुणा, सहानुभूति, अहिंसा जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो यह न केवल हमारे अपने भविष्य के जीवनों को बेहतर बना सकता है, बल्कि सामूहिक रूप से पूरी दुनिया के भविष्य को भी एक ज्यादा सकारात्मक दिशा दे सकता है। जैसा कि डॉक्टर वीस कहते हैं, ये सब आखिरकार प्रेम के उस परम लक्ष्य की ओर एक यात्रा है। हाँ, जिसे हम सभी जाने अनजाने में पाने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य की समझ हमें उस यात्रा में मदद कर सकती है। तो आज के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर ये संभव है कि हम भविष्य में झांक सकें किसी भी तरह से, और अगर हमारे आज के कर्म सचमुच हमारे आने वाले कल को आकार देते हैं, तो हम आज ऐसे कौन से चुनाव कर रहे हैं? हम आज ऐसा क्या बो रहे हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि सभी के लिए एक बेहतर, ज्यादा करुणामय और शांतिपूर्ण भविष्य का बीज बने? इसी विचार के साथ आपको छोड़ते हैं।